हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सर विद माइक। तो आज अपने मैथ्स कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होता है, तो उस लेवल का टॉपिक है। समझ में तो आसानी से आ जाएगा। उसका एक एप्लीकेशन है जो आज के POTD में यूज़ हुआ है, ठीक है। इसीलिए उससे पहले ये समझना ज़रूरी है। ओके, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगा होगा, लेकिन जब ये समझ जाओगे तो POTD बड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन देखते हैं। अगर आपको सच में ग्रो करना है लाइफ में, डू यू रियली वांट टू ग्रो, एंड इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम पे अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। स्टॉप रनिंग फ्रॉम टफ और न्यू टॉपिक्स। रिमेंबर, एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, स्लोली यू स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ ईजी इट वॉज। ओके, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी डिटेल में समझाएंगे, अच्छे से समझेंगे और इजी तरीके से समझेंगे। कुछ भी इसमें हिडन नहीं होगा, सारी चीज़ें वी विल नो द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, देखो, ये पहले समझ जाओ कि ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये, ठीक है। किस चीज़ को ऑप्टिमाइज करता है वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पावरफुल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक स्पेशली यूजफुल इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लीनियर रिकरेंसेस, मतलब ऐसे प्रॉब्लम जो लीनियर रिकरेंस पे बेस्ड होते हैं। अब लीनियर रिकरेंसेस पे एक बड़ा सिंपल सा अपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिबोनाची सीक्वेंस। याद है फिबोनाची सीक्वेंस क्या था? एक रिकरेंस रिलेशन से बनता था, FN-1 प्लस FN-2। और भी बहुत सारे रिकरेंस रिलेशन होते हैं जो DP में या रिकरेशन में आप लिखते हो। तो ये एक सिंपल सा रिकरेंस रिलेशन मैंने लिखा है। ओके, और ध्यान देना कि ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन पे काम करता है ना। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि स्क्वायर हो या कुछ हो, सिर्फ लीनियर रिकरेंस रिलेशन पे काम करता है। ओके, तो ऑलरेडी आपने ये फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ रखा है मुझसे, है ना। मैंने एक वीडियो बना रखी है, DP कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का सेकंड वीडियो था ये, फिबोनाची नंबर, जिसमें मैंने रिकर्शन मेमोराइजेशन से भी बताया था, बॉटम अप से भी बताया था, है ना। और हमने ये भी सीखा था उसमें कि उसका रिकरेंस रिलेशन ये होता है, और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था। रिकर्सिव सोल्यूशन 2n होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर इसको मेमोइज कर देते तो O(n) हो जाता था। और बॉटम अप सोल्यूशन जो होता था वो O(n) होता था, यानी कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होता था इसका, फिबोनाची का। बट पता है, सिंस फिबोनाची में रिकरेंस रिलेशन है तो उसमें हम लगा सकते हैं मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन की मदद से इवन O(n) से भी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी शॉकिंग लग सकता है, क्योंकि हमेशा से हमें यही लगता था कि यार O(n) से बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता फिबोनाची नंबर निकालने का। बट ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स एज अ गेम चेंजर, ठीक है। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन इतना यूनिक और इतना अच्छा टेक्निक है। ओके, चलो समझते हैं क्या है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये एक रिकरेंस रिलेशन है, तो ऑब्वियस है रिकरेंस रिलेशन में फर्दर इंप्रूव करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम यूज़ कर सकते हैं बाइनरी मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। और पता है ये क्या हेल्प करता है? O(n) को log of n में सॉल्व कर देगा ये। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे log of n में हो रहा है, बट पहले समझते हैं इसको फर्दर, ठीक है। कैसे करेगा वो भी समझते हैं। बट देखो, ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कि ये फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, फिबोनाची सीक्वेंस में ये टर्म निकालना है। मान लेते हैं आपको nth फिबोनाची नंबर चाहिए, तो आपको प्रीवियस का 2 फिबोनाची नंबर चाहिए होगा, तभी आप निकाल पाओगे nth, है ना। इन दोनों का सम ही तो होता है ना। प्रीवियस का 2 को ऐड करने पे थर्ड वाला मिल जाता है। ओके, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके बताऊँ, मान लेते हैं ये n-2th फिबोनाची नंबर है, मान लेते हैं n-1th फिबोनाची नंबर है, मान लेते हैं ये nth फिबोनाची नंबर है, ये n+1th फिबोनाची नंबर है, n+2th है, एंड सो ऑन है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको nth फिबोनाची नंबर चाहिए था, तो देख रहे हो आपको n-2 और n-1th चाहिए होगा, तब जाके आप nth निकाल पाओगे, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद अगर आपको n+1th चाहिए तो n-1 और nth को ऐड करने पर ये मिलता है ना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, इस रिकरेंस रिलेशन को ना एक्चुअली में लीनियर रिकरेंस रिलेशन होता है ना, उसको एक्चुअली में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकरेंस रिलेशंस को आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। देखते हैं कैसे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि FN और FN-1 और FN-2 अगर आपके पास है तो आप FN भी निकाल सकते हो, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो मैं वही लिख रहा हूँ। अभी देखो ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ।
मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आपके पास Fn-1 है और Fn-2 है तो आप इसकी मदद से Fn भी निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि लेकिन मुझे इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास ये दो है ऑलरेडी, है ना, तो आपने क्या किया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो तो ये क्या है, 2x1 मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में हम क्या करते हैं, लीनियर रिकरेंस रिलेशन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये n-1 है और n-2 है, और मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि इसको मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा ना, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स T है। अभी मुझे नहीं पता कि ये मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, मान लेते हैं A×B है, और इसका क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए इसको T ले लिया है। ठीक है, और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मुझे f(n) मिल जाएगा, और पता है साथ साथ f(n-1) भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कैसे। और सिंस ये मैट्रिक्स है तो इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो ये है 2x1। ठीक है, ओके, तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पास Fn-1 Fn-2 है, उसको मैंने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया ना तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिला जिसका ये वाला वैल्यू जो है, टॉप वाला वैल्यू Fn होगा, है ना, और Fn-1 यहाँ नीचे होगा, बट मेरे पास Fn-1 ऑलरेडी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेनली चाहिए था Fn, तो Fn मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, है ना, ये पूरा वीडियो इसी इक्वेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, और याद रखना फिबोनाची को मैं एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे रिकरेंस रिलेशन है जहाँ पर ये अप्लाई होता है। मैंने फिबोनाची इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सिंपल रिकरेंस रिलेशन है। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपने क्लास 8th 9th 10th में कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ज़रूर किया होगा, और आपको ये पता होगा कि अगर मान लेते हैं आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, और मान लेते हैं उसका रो और कॉलम है A×B है, इसका रो और कॉलम, और इसका रो और कॉलम C×D है, मान के चलते हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर ये A×B है तो इसका रो भी B होना चाहिए यहाँ पर, तो ये B×D होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, इसका कॉलम जो है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। और ये क्लास 8 9 10 कहीं कहीं पर ज़रूर पक्का पढ़ाया गया होगा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। और जब जो प्रोडक्ट आता है ना, जो प्रोडक्ट आता है दोनों मल्टीप्लाई करने पर, एक नया मैट्रिक्स जो आता है, पता है उसका क्या होता है डायमेंशन, उसका डायमेंशन होगा इसका रो और इसका कॉलम, मतलब ये होगा A×D का हो जाएगा। आई थिंक ये सबको पता होगा, है ना, कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब उसका रो कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका रो और कॉलम कितना होगा, जितना इसका रो था और जितना इसका कॉलम था। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आई होप ये आप सबको पता होगा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, वही दिमाग मैं यहाँ पर लगाऊंगा। देखो नोटिस करो, मैंने अभी क्या बोला कि इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया, है ना, मैं यही क्लेम कर रहा था ना। तो देखो तो ध्यान दो, इसका जो रो है 2, वही इसका कॉलम होना चाहिए T वाले मैट्रिक्स का। तो T वाला मैट्रिक्स मुझे अभी नहीं पता है ना, मैंने ऐसी ब्लैंक T ले लिया था। तो इसका जो रो है कॉलम इसका वही होना चाहिए, यानी कि इसका कॉलम 2 होना चाहिए। तो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो T था ना मेरा, इसमें 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और याद करो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका रो और कॉलम किसके बराबर होगा, इस पहले वाले के रो के बराबर इसका रो होगा, और इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम इसके कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये पहला मैट्रिक्स है मेरा, इसका जो रो है, मान लेते इसका रो मुझे नहीं पता x है, ये इसके रो के बराबर होगा, तो इसका रो 2 है ना, इसका मतलब पक्का ये 2 होगा। ठीक है, और इसका जो कॉलम होगा 1 वो इसके कॉलम के बराबर होगा, 2×1, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्यों यहाँ पर 2×2 मुझे लेना चाहिए था, है ना। डायरेक्टली मैं यहाँ पर 2×2 ले लेता तो आपको समझ में नहीं आता, मैंने कैसे डिराइव किया वो समझो, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो 2×1 होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट 2×1 है, ये रहा दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो अब टी का वैल्यू बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब अब बहुत सारे मीडियम आर्टिकल्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पर लिख देता है डायरेक्टली कि टी का हम ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू लेंगे, वो बिना बोले लिख देते हैं, बट ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्यों ये वैल्यू लिया गया है। तो अभी मान लेते हैं आपको नहीं पता, आपको इतना तो पता चल गया कि 2×2 मैट्रिक्स है, तो अभी मान लेते हैं आपको नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या है, तो आप ABCD ले लो अभी के लिए।
अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा, कैसे करते थे याद करो, 8 9 10 वाले क्लास को रिकॉल करो, रो इनटू कॉलम करते थे, है ना। फिर इसको रो इनटू कॉलम करते थे और जो भी रिजल्ट आता था उसको ऐड कर देते थे। वो मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 1 का आएगा, है ना, यानी कि 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा। तो पहले वाले रो को लिखते हैं, ये ए मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ए इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन, बीच में प्लस होगा। अब ये बी मल्टीप्लाई होगा इंटू एफ ऑफ एन माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है। तो ये पहला रो मेरा फिनिश हो गया। अब मैं दूसरे रो पर आता हूँ, सी को पकड़ा, सी इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस डी इंटू एफ ऑफ एन माइनस टू। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको आता होगा ये, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था, एलएचएस में एकदम 8 9 10 के मैथ्स की याद आ गई। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते थे ना, एलएचएस और आरएचएस करके, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये मेरा 2 क्रॉस 1 है और ऑब्वियस है ये भी मेरा 2 क्रॉस 1 है, ओके। तो अभी मुझे ABCD पता नहीं था, है ना। तो यहाँ से देखो हम निकाल सकते हैं, ये देखो तो FN जो है ये इसके बराबर होगा। आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 1 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है ना। तो मैट्रिक्स में आप आराम से ऐसे कंपेयर कर सकते हो, पहला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि FN को आप लिख सकते हो, FN इज इक्वल टू A इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस बी इंटू एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पर एफ ऑफ एन माइनस वन को आप कर सकते हो इसके बराबर, इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस डी इंटू एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 को अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर एफ एन जो है ना, आप एफ एन को रिप्लेस नहीं कर सकते नॉर्मल इस फॉर्मूला से, एफ एन को रिप्लेस कर दो इससे, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ एफ एन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। सिंपल सा मैथ्स यूज़ किया मैंने। अब देखो ध्यान दो, एल एच एस में एफ एफ एन माइनस वन है, आर एच एस में भी एफ एफ एन माइनस वन है। एल एच एस में एफ एफ एन माइनस वन के वन में बगल में 1 मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड है, यानी कि पक्का ए इज इक्वल टू 1 रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली एल एच एस में देखो एफ ऑफ एन माइनस टू के बगल में 1 मल्टीप्लाइड है, 1 है ना, 1 छिपा हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर एफ एफ एन माइनस टू के बगल में बी मल्टीप्लाइड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बी भी यहाँ पर 1 के बराबर होगा, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। सिमिलरली इक्वेशन 2 से भी आप देखो क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर एफ एफ एन माइनस वन है, यहाँ भी एफ एफ एन माइनस वन है, ये सी है और यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड बाई इतना, तो आप सी को भी 1 बोल सकते हो। और यहाँ पर डी देखो, यहाँ पर एफ एफ एन माइनस टू है, यहाँ पर एफ एफ एन माइनस टू है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में एल एच एस में, तो इसका मतलब पक्का डी जीरो रहा होगा, तभी तो डी जीरो मल्टीप्लाई होगा तो एफ एफ एन माइनस टू गायब हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ABCD देखो आपको निकल के आ गया, यानी कि हमें पता क्या पता चल गया कि जो मेरा टी था ना वो एक्चुअली में 2x2 मैट्रिक्स था, 1 1 1 0 था। बहुत लोग डायरेक्टली ये टी लिख देते हैं, बट आइडियली बताना चाहिए कि टी लाया कैसे हमने, तो टी को हमने प्रॉपर्ली यहाँ पर डिराइव करके लाया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बस याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको मैं वापस से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये टी था और टी का वैल्यू अब आपको पता चल चुका है, ओके। तो चलो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जीरो फिबोनाची नंबर 0 होता है और फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। मान के चलते हैं n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब आपको एफ एन निकालना है। एफ एन बोले तो एफ ऑफ 2 निकालना, मतलब सेकंड फिबोनाची नंबर निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन पे, देखते हैं क्या होगा। एफ ऑफ एन की जगह 2 लिख दिया मैंने, मुझे एफ ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन मार्क है एफ ऑफ 2 पर। एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 1 माइनस वन, दैट इज सॉरी एन का वैल्यू 2 था ना, तो एफ ऑफ 2 माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर टी था और टी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना, टी का वैल्यू क्या निकाला था हमने, 1 1 1 0 ये निकाला था, मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एन माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 2 माइनस वन यानी कि एफ ऑफ 1, और एफ वन की जगह आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। और एफ ऑफ एन माइनस टू यानी कि एफ ऑफ जीरो की जगह आप 0 लिख सकते हो। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अब फिर ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0।
तो देखते हैं ये क्या बन गया। ये बन गया आपका 1 × 1 + 1 × 0 यानी कि 1, 1 × 1 + 0 × 0 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर पहला टर्म क्या है, f(2) है, और यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ही 1 है। तो देखा है तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि f(2) और यहाँ पर 1 था, लेफ्ट हैंड साइड में ये था ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, राइट हैंड साइड में मेरा मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या आया, 1 और 1 आया। ठीक है, तो आप सिंपली कंपेयर करके लिख सकते हो कि f(2) जो है वो f(1) इसके बराबर होगा, है ना, जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसको मैं रिजल्ट मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से कह सकते हो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का 0,0 में जो वैल्यू होगा ना, वही मेरा आंसर होगा 1, यानी कि f(2) आपने निकाल लिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप समझने वाले हो। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी जो आपका टी था ना, वो 1 था, 1 था, 1 था, 0 था। ठीक है, और यहाँ पर याद है आपने क्या लिखा था, f(1), 2 - 1 यानी कि f(1), और f(2) n - 2 था ना, तो f(0) हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा था आपने। ओके, ये आपका टी था और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला मैट्रिक्स था। ओके, और यहाँ पर आपने लिखा था कि इससे मुझे f(n) मिल जा रहा है, यानी कि f(2) मिल जा रहा है, और यहाँ पर f(2 - 1) यानी कि f(1) मिल जा रहा है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो टी है ना, टी, इस पर नोटिस करना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर इस टी को मैं लूँ, ठीक है, टी है मेरा 1 1 1 0, और अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूँ टी इंटू टी, ठीक है, यानी कि 1 1 1 0, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1 0, तो एक्चुअली में ये है क्या, टी स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पता है ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 1 1 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार मैं पता क्या करता हूँ, एक बार मैं टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, f(1) और f(0) से, है ना। यहाँ पर मैंने टी से मल्टीप्लाई किया था ना, टी मल्टीप्लाई किया था, इस बार मैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, f(1) को f(0) से। देखते हैं आता क्या आंसर, आंसर क्या आता है पहले वो देखते हैं। टी स्क्वायर आपने निकाल लिया था, 2 1 1 1 था। ठीक है, और आपको पता है कि f(1) क्या होता है, f(1) 1 होता है, f(0) 0 होता है। चलो ये भी आपको पता है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 + 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 + 1 0 0, क्या आ गया देखो तो 2 और 1 आ गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, ये 2 जो है ना, ये कौन सा फिबोनाची नंबर है, आपको पता होगा ऑलरेडी। देखो ध्यान देना, फिबोनाची नंबर पहला ये 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है, फिर 2 आता है। ठीक है, अब देखो तो ये मेरा पहला 0th फिबोनाची नंबर था, फर्स्ट फिबोनाची नंबर था, n = सेकंड फिबोनाची नंबर था, ये n = थर्ड फिबोनाची नंबर था। ठीक है, तो n = थर्ड, ये थर्ड फिबोनाची नंबर मिल गया आपको, थर्ड फिबोनाची नंबर मिल गया आपको। तो यानी कि यहाँ पर पक्का fn जो था ना, n की जगह पक्का 3 रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर f(n - 1) लिखते थे हमेशा, याद करो, f(n) लिखते थे और नीचे f(n - 1) लिखते थे। तो अगर आपको यहाँ पर 3 मिला है तो पक्का ये f(3 - 1) यानी कि f(2) रहा होगा। देखो सही बात है, f(2) जो है 1 के बराबर ही होता है ना, सेकंड फिबोनाची नंबर वही है ना। ओके, ये रहा 0 1 2, n = 0, ये है n = फर्स्ट फिबोनाची नंबर, ये n = सेकंड फिबोनाची नंबर, ये n = थर्ड फिबोनाची नंबर। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, अगर मैंने t का स्क्वायर करके f(1) और f(0) को मल्टीप्लाई किया तो थर्ड फिबोनाची नंबर मिला। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे जब n = थर्ड फिबोनाची नंबर चाहिए था तो मुझे t का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ा f(1) को f(0) को। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे n = फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए होगा तो पता है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, t³ करना पड़ेगा और उसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f(1) और f(0) से। ठीक है, सिमिलरली n = 5 के लिए t⁴ आप ट्राई करके देख भी सकते हो, है ना, f(1) f(0) ट्राई करके देख लेना आप, यही होगा। इसका मतलब जेनेरिक फॉर्म में लिखें, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ
तो बहुत ही पावरफुल और फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा कि फॉर एनी गिवन एन, अगर आपको एफ एन चाहिए, ठीक है, तो टी का पावर एन माइनस वन, देखो ध्यान दो, एन 5 था तो 4 हुआ, एन 4 था तो टी का पावर 3 हुआ, एन 3 था तो टी का पावर 2 हुआ, ठीक है। टी का पावर एन माइनस वन हुआ यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वन, एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, एफ ऑफ एन दे देगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एन माइनस वन दे देगा। तो एक्चुअली में आपका रियल और फाइनल इक्वेशन ये होना चाहिए, ठीक है। आपका रियल और फाइनल इक्वेशन ये होना चाहिए, टी का पावर एन माइनस वन मत भूलना, है ना। मैंने स्टार्टिंग में टी का पावर एन माइनस वन जानबूझकर नहीं बताया ताकि मैं एग्जाम्पल से आपको यहाँ समझा सकूँ। तो आपको स्टार्टिंग में अब आपको ये रियल इक्वेशन पता चल चुका है कि एक्चुअली में रियल इक्वेशन ये है, ठीक है, कि अगर आपको nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो t का पावर n माइनस वनथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और याद है f1 और f0 क्या था, ये मेरा बेस केस था। फिबोनाची नंबर में क्या होता था कि f ऑफ ज़ीरो आपको ऑलरेडी पता होता था और f ऑफ वन भी आपको ऑलरेडी पता, मतलब बेस वैल्यू आपको पता है, उस बेस वैल्यू को ही आप देख रहे हो मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से फिबोनाची नंबर मिलता चला जा रहा है ना। टी का पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर टी का एफ एन मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपने डिराइव कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो चीज़ और समझते हैं। अब देखो एक और टॉपिक मैं समझा रहा हूँ इसी में जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको रियलाइज़ होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिग्री ऑफ अ रिकरेंस क्या होता है, ये पता है क्या बताता है। डिग्री ऑफ अ रिकरेंस आपको ये बताता है कि जब आपको किसी एन का मान लेते हैं आंसर निकालना था, याद है ये प्रीवियस दो टर्म पे डिपेंड करता था, एन माइनस वन पे और एन माइनस टू पे, दोनों का एडिशन पे डिपेंड करता था। तो ये यही बताता है कि कितने प्रीवियस टर्म्स पर डिपेंडेंट है आपका आंसर। इट टेल्स यू हाउ मेनी प्रीवियस टर्म्स इट डिपेंड्स ऑन। जैसे याद करो एग्जांपल क्या था, एफ एन इजिकल टू एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, ये फिबोनाची रिलेशनशिप था, है ना, रिकरेंस था, लीनियर रिकरेंस। इसमें देख रहे हो एन का आंसर लाने के लिए आपको प्रीवियस के दो टर्म का आंसर पता होना चाहिए था। इसका मतलब प्रीवियस के दो लोगों पर डिपेंडेंट है, ये टू टर्म्स पर डिपेंडेंट है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये जो रिकरेंस रिलेशन है एक्चुअली में ये डिग्री टू रिलेशन है, डिग्री टू रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। और मान लेते हैं अगर यहाँ पर एक और टर्म होता तो मैं इसको बोलता हूँ डिग्री थ्री रिलेशन है ये, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है मुझे, मतलब ये जानकारी मुझे क्यों चाहिए, ठीक है। अगर आपने रिकरेंस रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था ना कि एफ एन और एफ एन माइनस वन, मतलब एन जो है उसको अगर आपको लाना है तो एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, टी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसको आपने और थोड़ा बेटर ये किया था कि इसका पावर एन माइनस वन कर दिया और यहाँ पर वन और यहाँ पर ज़ीरो कर दिया था, ठीक है। उससे भी एफ एन माइनस वन निकल जाएगा, बट इसको मैं जेनरिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, एन माइनस वन और एन माइनस टू, ठीक है। तो अब याद करो ये जो रिकरेंस रिलेशन है, देख रहे हो ये 2 डिग्री रिकरेंस रिलेशन था, ठीक है। पता है 2 डिग्री की मदद से आपको क्या पता चल जाएगा कि जो आपका टी होने वाला है ना, जो टी होने वाला है वो एक्चुअली में कितना बाई कितने का मैट्रिक्स होगा। अगर डिग्री 2 है, ठीक है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा, और अगर डिग्री 3 होता ना तो ये 3x3 का मैट्रिक्स होता, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है टी का डायमेंशन निकालने का, ठीक है। डिग्री अगर 4 होता, मतलब मान लेते हैं कि एक आपका एफ एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ एफ एक्स माइनस थ्री प्लस एफ एफ एक्स माइनस फोर, चार चीज़ों पर डिपेंडेंट होता, तो टी जो है ना एक्चुअली में 4/4 मैट्रिक्स होता, ठीक है। बट रिकरेंस रिलेशन फिबोनाची वाले केस में हमारा डिग्री 2 था, इसीलिए टी भी याद है हमारा 2/2 मैट्रिक्स था, सिंपल है ना, 1110। ये क्या है 2/2 है क्योंकि इसका डिग्री 2 है हमारे रिकरेंस रिलेशन का। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आज का जो POTD हमारा होगा, है ना, वहाँ पर मैं दोबारा से ये चीज़ छेड़ूंगा, ये इस बात को दोबारा से लाऊंगा आपके सामने, तब आप भूलना नहीं, है ना। इस चीज़ को याद रखना कि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उससे हमें टी का डायमेंशन पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको डिग्री 3 का दिखा देता हूँ कि डिग्री 3 का ये इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ओके। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लेते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए बस मैं ले रहा हूँ कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें प्रीवियस के 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये डिग्री कि ये जो है वो डिग्री 3 का रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखो, याद करो आपको इसका तो पता था कैसे लिखते थे, है ना, कि जो एफ एन है वो यहाँ लिखा था टॉप पर, है ना, और ये जो बेस टर्म्स होते थे, प्रीवियस टर्म्स होते थे, उसकी एक मैट्रिक्स होती थी यहाँ पर, एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू। तो यहाँ पर क्या है एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू।
बट यहाँ पर क्या है देखो, तो 3 बेस टर्म्स है मेरे, 1 2 3, 3 प्रीवियस टर्म्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f(n-1), f(n-2) और f(n-3). तो 3x1 का एक मैट्रिक्स होगा मेरे पास, है ना। इस तरह हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। 3x1 का मैट्रिक्स हुआ, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, f(n) होगा, f(n-1) होता था, याद करो, n(n-1), लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स है तो f(n-2) भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर t होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आप खुद सोचो, ये है मेरा 3x1, ये है मेरा 3x1, ठीक है। तो इसको 3x3 होना पड़ेगा टी को, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होना चाहता है तो, क्योंकि देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आएगा 3x1 का होगा, देखो 3x1 होगा, ठीक है। तो देख रहे हो, डिग्री से आपको पता चल जा रहा है कि टी का क्या पावर होगा, है ना। यानी कि टी होगा, टी का क्या वो होगा, डायमेंशन होगा, तो टी होगा 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अगर आप चाहो तो आप टी को फिर से वैसे ही डिराइव कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दोगे तो एक्चुअली में टी आएगा, आप खुद से डिराइव करके देख लेना। टी आपका आएगा 1 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा और 0 1 0 आएगा। आप चाहे तो निकाल के देख लेना, जैसे मैंने ऊपर प्रूफ किया था ना, वहाँ यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, इतना कुछ बताया, इतना भाषण दिया, एक्सपोनेंशिएशन कहाँ आया? अभी तक तो डिस्कस ही नहीं किया मैंने एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि fn जो है log ऑफ n में निकाल पा रहा हूँ, वो सब तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया अब तक। तो अब आते हैं इस पर। तो पहले बताता हूँ कि भाई एक्सपोनेंशिएशन कहाँ पर आ रहा है। आपने ये नोटिस किया, ऊपर मैंने जब फॉर्मूला डिराइव किया तो मैंने आपको बताया था ना कि t का पावर n-1 निकालना पड़ेगा अगर आपको f(n) निकालना है तो, ठीक है। तो मैंने ऊपर ही आपको दिखाया भी था कि हमारा जो अल्टीमेट फार्मूला है वो कुछ ऐसा होने वाला है, f(n-1), और ये सिर्फ फिबोनाची के लिए है, जो 2 डिग्री रिकन्सिलेशन था। सिंपल एग्जांपल लिया मैंने जानबूझ के, बट यहाँ पर देखो ना, ये टी का पावर है ना। तो एक टी एक मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स का मुझे एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है, मतलब मैट्रिक्स का ये देखो पावर निकाल रहे है ना। तो यहाँ पर आया मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, है ना, नज़र में हमारे पिक्चर में अभी आया मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। तो अब टी का पावर n-1 कैसे निकालना है वो देखते हैं, बट उससे पहले टी का पावर n-1 कैसे निकालना है वो तो ठीक है, उससे पहले एक बात बताओ, मैंने ऑलरेडी आपको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन पढ़ा रखा है ना, कि अगर आपको ए का पावर बी निकालना है, जहाँ पर बी बहुत बड़ा है, ए बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया था कि पहले तो आप क्या करो, रिजल्ट इज इक्वल टू पावर निकाल लो a,b/2 का, ठीक है। और चेक कर लो कि अगर मेरा जो पावर था b/2 = अगर 1 है, ठीक है, इसका मतलब पावर मेरा ऑड था, तो रिजल्ट में एक बार और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू a हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये वीडियो आपको पढ़ा रखा है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और इसी प्लेलिस्ट में पढ़ाया था मैंने, है ना। तो आपका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो वो वीडियो जहाँ से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया उसका। तो सेम दिमाग यहाँ पर भी लगाएंगे भाई, मान लेते पावर बहुत बड़ा है तो सेम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वाला दिमाग लगा लेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नंबर नहीं है, जैसे याद है वहाँ पर a का पावर b था, मतलब एग्जांपल के तौर पे 3 का पावर 5 है मान लेते हैं, या 3 का पावर 5 मिलियन है, जो भी है। तो यहाँ पर नॉर्मल नंबर्स था, बट यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पर मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली पहले तो वो लिख देता हूँ, आपका याद है आपने जो वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन में, इंट फाइंड पावर, है ना, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। यहाँ पर मैं पहला टर्म क्या होता था, बेस होता था, मतलब ए का पावर बी, है ना, तो बेस लिख देते हैं इसको, बेस का पावर एक्सपोनेंट होता था, एक्सपोनेंट, है ना, ए का पावर बी, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक बेस केस होता था कि अगर मान लेते हैं आपका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो हम सिंपली रिटर्न क्या कर देते थे, 1 कर देते थे, ठीक है। और अगर 1 नहीं है, सॉरी, एक्सपोनेंट अगर 0 नहीं है, तो पहले तो हम क्या करते थे, हाफ निकाल लेते थे, है ना, जो आपका हाफ आ जाए, फाइंड पावर कॉल कर देते थे उसी बेस में, लेकिन इस बार एक्सपोनेंट बाई 2 कॉल कर देते थे, है ना। और ये फिर इसके बाद चेक कर लेते थे, ये जो भी हाफ आया
उसको मैं फिर रिजल्ट निकाल लेता था। रिजल्ट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ होता था, ठीक है। और फिर चेक कर लेते थे कि अगर मेरा जो एक्सपोनेंट था अगर वो ऑड होता तो एक्सपोनेंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू अगर 1 होता, इसका मतलब कि एक बार और बेस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ना। तो मेरे रिजल्ट में एक बार रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट में एक बार और मल्टीप्लाई होगा क्या, बेस, ठीक है। क्योंकि अगर पावर ऑड है, ये एक्सपोनेंट बाई 2 किया तो एक बार एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होना और बचा है, ठीक है। बेस एक बार बेस होना और मल्टीप्लाई होना और बचा हुआ है, और फिर हम लास्ट में रिटर्न क्या कर देते थे, जो भी मेरा रिजल्ट होता था, ठीक है। तो सेम दिमाग यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बाइनरी ये सॉरी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। देखना सेम कोड मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसी को देख देख के देखो मैं कितना ईजिली अपना मैट्रिक्स का भी कोड लिख दूंगा, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ओके। अब देखो ध्यान देना, सेम फंक्शन लिख देते हैं, या तो इसका नाम कुछ और दे देते हैं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या लिख दूँ, मैट्रिक्स पावर या तो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, है ना, ये टर्म नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो बेस होगा ये एक नंबर नहीं होगा, ये एक मैट्रिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ। और मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ, एक 2D मैट्रिक्स हुआ, है ना। हम 2D मैट्रिक्स से अभी खेल रहे हैं, तो वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे। यहाँ पर मैं मैट्रिक्स अपने सहूलत के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी आसानी के लिए लिख दे रहा हूँ, वरना यहाँ मुझे लिखना पड़ता है वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स या फिर 2D अरे ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर बस मैं मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने बेस ले लिया, तो इस बार ये बेस जो नंबर नहीं है, एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ पर मैट्रिक्स और सॉरी यहाँ मैट्रिक्स नहीं होगा, सॉरी ये तो पावर है ना, माय बैड, ये होगा एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान देना, इफ़ सेम चीज़ चिपका रहा हूँ, देखो ध्यान देना, इफ़ एक्सपोनेंट अगर 0 के बराबर हुआ तो याद करो यहाँ पर 1 रिटर्न करते थे, बट भाई 1 यहाँ नहीं रिटर्न कर सकते, है ना। 1 क्यों रिटर्न करते थे, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही नंबर आ जाता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा क्या है जो 1 की तरह काम करता है, आपने 8 9 10 में पढ़ा होगा क्लास में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, है ना, कि जिस तरह a इंटू 1 इज इक्वल टू ए होता है, सिमिलरली मैट्रिक्स की दुनिया में एक ए अगर एक मैट्रिक्स होता तो उस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मतलब ये है ना, 1 की जगह आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हो, ठीक है। मतलब डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में सारे 1 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, सिंपली रिटर्न एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दूंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, एंड रिटर्न दैट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बना लिया और उस आई को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको स्पेशली अलग से लिख के दिखाया है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ 1 नहीं रिटर्न कर सकता, आप मैट्रिक्स की दुनिया में हो अभी, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिटर्न करना पड़ेगा, ना कि 1, है ना, ठीक है। तो देख रहे हो कंपेयर करके कितना आसानी से कोड में लिख पा रहा हूँ। इसी तरह कोई भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि आप रिलेट करके आसानी से लिख पाओ। अभी मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है, तो इससे मैं रिलेट करके ये बता पा रहा हूँ आपको आसानी से, है ना। ये होता है रियल स्टडी किसी भी टॉपिक का, एकदम पोस्टमार्टम टाइप, है ना। अब फिर से वही करेंगे, हाफ निकालते हैं, हाफ विल बी इक्वल टू फाइंड पावर, वापस से कॉल कर दिया। यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम क्या लिखा है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन को वापस से कॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बेस भेज दिया और यहाँ पर एक्सपोनेंट बाई 2 भेज दिया, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इस हाफ का स्क्वायर कर दो, है ना। तो अब दोनों को अब डायरेक्टली यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाई हाफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाफ एक मैट्रिक्स है हमारे, अब अभी हम मैट्रिक्स की दुनिया में हैं। यहाँ पर हाफ इंटू हाफ किया था क्योंकि वो नंबर था, बड़े आसानी से हो गया। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सभी को आता है करना, बट उसका कोड भी मैं लिख के दिखा दूंगा आपको, है ना। इस हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ का स्क्वायर निकल आएगा मेरा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाफ इंटू हाफ था, यहाँ पर भी हाफ इंटू हाफ हमने किया है, बट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। उसके बाद वही वाला चेक, ये लास्ट चेक ये वाला, कि भाई इफ़ एक्सपोनेंट परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1, मतलब वो ऑड था, है ना। अगर मेरा जो पावर था अगर वो ऑड है
तो मेरा रिजल्ट में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा था, रिजल्ट इनटू बेस, वापस से एक बार बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वापस से मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिंस ये मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने एक अलग से फंक्शन लिख रखा है। वापस से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखो कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो रिजल्ट मेरा आया उसमें एक बार और मैं इस बेस को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में मुझे क्या करना है, सिंपली रिटर्न जो है वो मुझे रिजल्ट करना है। और सिंस ये रिजल्ट एक मैट्रिक्स है तो यहाँ रिटर्न टाइप भी मेरा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा एक, है ना, मतलब वेक्टर ऑफ एंड या तो अरे ऑफ अरे, जो भी है 2D अरे है या जो भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया है ना, कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का पावर निकालना है, जैसे यहाँ पर टी का पावर कुछ है, यहाँ पर n-1 है, टी का पावर कुछ भी है, मतलब एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है, n-1 है, और टी जो है आपका वो आपका बेस है, टी मतलब आपका अरे है, 2D मैट्रिक्स है, उसको आपको एक्सपोनेंट निकालना था। ओके, तो हमने इसका इस्तेमाल किया मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक फंक्शन लिखा है हमने। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मान लेते हैं दो मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो A क्रॉस B है और ये B क्रॉस C है, दोनों का रो और दोनों का कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तभी दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या होगा, रो, उसका रो होगा A और उसका कॉलम होगा ये C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैंने क्या फंक्शन का नाम दिया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मैट्रिक्स रिटर्न करेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ये क्या करेगा, दो मैट्रिक्स लेगा, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A लिया और मैट्रिक्स B लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो याद करो मैट्रिक्स A और B क्या होगा, मतलब मेरा t का पावर n-1 है ना, यहाँ पर ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि जो हमें निकालना है अल्टीमेटली वो t का पावर n-1 है। ठीक है, तो मान के चलते हैं n = 6 होता, तो मुझे t का पावर 6-1 यानी कि मुझे t का पावर 5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं t का पावर 5 मैंने भेजा, तो ये मेरा t है बेस और मेरा एक्सपोनेंट है 5। ठीक है, तो देखो ध्यान दो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कॉल किया होगा मैंने, हाफ कॉमा हाफ को मल्टीप्लाई करने दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी आपका मैट्रिक्स होगा, याद करो टी फिबोनाची के लिए क्या था, मेरा टी जो था वो 2x2 था, है ना, 2x2 था। तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2x2 के बीच में होगा, मतलब ए बी जो है ये भी मेरा 2x2 मैट्रिक्स होगा और बी भी मेरा 2x2 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसको रिजल्ट जो आएगा वेक्टर ऑफ चलो वेक्टर इतना लिखना ना पड़े इसीलिए मैं डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ। तो जो मैट्रिक्स मेरा जो रिजल्ट आएगा, या तो ए बी को मल्टीप्लाई करने में मान लेते हैं सी आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट है वो भी 2x2 होगा, और क्या, वो भी मेरा 2x2 मैट्रिक्स होगा, है ना। तो सी मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान दो, आपको याद होगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, है ना, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही करते थे, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही होगा। तो देखो इसका कोड कितना सिंपल है, ऑब्वियस ये बात है। यहाँ आई थिंक आपने मतलब कॉलेज में या स्कूल में आपको ज़रूर लिखने दी तो ज़रूर दिया गया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड, है ना। तो फॉर i = 0, i < 2, क्योंकि 0 और मतलब 2 रो और 2 कॉलम है ना, तो <2 i++। ठीक है, फॉर j = 0, j <2 j++। ठीक है, फॉर 3 फॉर लूप से होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, k = 0, k <2 k++। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जो मेरा रिजल्ट होगा c, उसमें i कॉमा j का क्या वैल्यू होगा वो हमें पता करना है ना। तो याद करो CIJ कैसे निकालते थे वो देखो, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर 1 1 1 0 था, ये है 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर है 1 1 1 0 है। ठीक है, 0th रो फर्स्ट रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना, हाँ मतलब ये रो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम से,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हो रहा है। देखो सी आई जे इज इक्वल टू, सी आई जे में अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू है, सी आई जे प्लस ए ऑफ आई इंटू के मल्टीप्लाइड बाई बी ऑफ के इंटू जे। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर हो क्या रहा है, आई मेरा ज़ीरो है, के अभी मेरा ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो, ए का ज़ीरो ज़ीरो उठा लिया, और बी का के अभी ज़ीरो है और जे भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो। ए का ज़ीरो ज़ीरो को बी का ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया। अभी देखो ये फॉर लूप और चलेगा, के इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है, तो के इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और यहाँ पर के इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़ीरो वन को वन ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, देखो ज़ीरो वन मतलब इसको वन ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद के का फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, फिर जे वन होगा मेरा, है ना, जे वन होगा। तो देखो ध्यान दो, आई मेरा ज़ीरो है, के ज़ीरो है, के ज़ीरो है, जे वन है, तो ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो वन से किया, एक सेकेंड, आई इंटू के, ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो, हाँ सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई किया। ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे तो देखो इस रो को, जब हमने इस रो को इस कॉलम से किया तो मुझे इसका आंसर मिला, इसका, अब मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो मेरा जे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर जे अब वन हो गया है। तो देखो ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई किया हमने, ज़ीरो ज़ीरो को ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद के जब चेंज होगा तो ज़ीरो वन को वन वन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ज़ीरो वन को वन वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मुझे ये मिल जाएगा ऐड करके। तो सिंपल सा फॉर लूप है, ये 3 फॉर लूप लिखते हैं हम लोग हमेशा, मतलब देखा है तो मुझे कॉलेज से याद है, क्योंकि कॉलेज में एक असेसमेंट था जहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है, तो वहाँ से मुझे याद है ये। ओके, तो ड्राई रन करके भी आप आराम से पता कर सकते हो कि किस तरह ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ये इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था, 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमने लिख दिया है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सब कुछ। अब देखो ध्यान दो, मुझे निकालना था फिबोनाची पर, अब वापस से आते, याद है मुझे फिबोनाची निकालना था, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि मेरा एन का कोई वैल्यू है, एन यूज़र ने मुझे इनपुट दिया 6 दिया, और मुझे एफ ऑफ 6 निकालना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक फंक्शन लिखूँगा सॉल्व एन, ठीक है। और सॉल्व एन में देखो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे एफ ऑफ एन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एन माइनस वन नाम का एक मैट्रिक्स बनाऊँगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा टी एफ ऑफ वन एफ ऑफ ज़ीरो से। एफ ऑफ वन और एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, कि एफ ऑफ वन क्या होता है आपका, सिंपली वन होता है, और एफ ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सिंपली ज़ीरो होता है। बस आपको टी पता करना है। फिबोनाची में क्या होता है, 2 डिग्री रिलेशनशिप होता है, तो टी जो मेरा है 2x2 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स मैं यहाँ पर बना लूँगा, 1 1 1 0, ये पहले ही बना के रख लूँगा मैं, ठीक है। तो मैं मैट्रिक्स पावर कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर, जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था ना, ये रहा मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन मैं कॉल करूँगा। देखो कैसे कॉल करूँगा, मैं कॉल करूँगा मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन कॉल करूँगा, वहाँ पर मैं भेजूँगा सबसे पहले इसको टी को भेजूँगा, और बोलूँगा कि भाई इसका मुझे पावर n माइनस वन चाहिए, है ना, यही फॉर्मूला आता था, याद करो, टी का पावर n माइनस वन, और यहाँ पर f0 और f1, ठीक है, f1 और ये f0 होता था, ठीक है। ओके, तो टी का पावर n माइनस वन मैंने कर दिया, और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस मैट्रिक्स से 1,0 से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगा, मान लेते हैं आपका मैट्रिक्स कुछ आया, ठीक है, तो उसका जो टॉप में जो एलिमेंट होगा ना, वो एफ एन के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं सिंपली रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न जो भी आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका टॉप में जो एलिमेंट होगा, मतलब 0 0 में जो भी एलिमेंट होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, कैसे ये लॉग इन हुआ वो समझो। अब
हमने कॉल ये किया था ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि जो एक्सपोनेंट का जो भी वैल्यू होगा वो हर बार हाफ होते चला जा रहा है, मतलब लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का वैल्यू पावर कितना था याद है, एन का n-1 था। तो लॉग ऑफ n-1 बोल सकते हो ना, या तो उसको लॉग ऑफ n-1 बोल सकते हो, या तो उसको लॉग ऑफ n भी बोल सकते हो, है ना। राउंड ऑफ करके लॉग ऑफ n लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल में आप हर बार पावर को हाफ करके कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है लॉग ऑफ n हो गया। लेकिन बीच में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कॉल कर रहे हो, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट है, पावर 2 देखो ना 2 तक चल रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ओ ऑफ 1 टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ये ओ ऑफ 1 टाइम है ये, ठीक है। तो देखा जाए तो लॉग ऑफ n मैट्रिक्स जो एक्सपोनेंशिएशन था उसका लगा, मल्टीप्लाइड बाई जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो ओ ऑफ 1 टाइम ले रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग n हो गया, ठीक है। ये देखिए ना मैजिक कि भाई फिबोनाची नंबर मैं ढूंढ पा रहा हूँ इन ओ ऑफ लॉग n टाइम, विच इज़ एन एक्सट्रीमली मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इससे पहले हम फिबोनाची सीक्वेंस ओ ऑफ n में निकाल पाते थे इन बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने ऑलमोस्ट कोड भी लिख दिया है, और इस कोड का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने कोड भी दे दिया, ठीक है। कि दो ही कोड तो है, मतलब एक कोड आपका क्या था, मैं आप पॉइंट वाइज लिख भी देता हूँ। दो ही चीज़ तो था इसमें मेनली सीखने को। पहला था जो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, मतलब मैंने जो फंक्शन लिखा वो भी तो देख देख के लिखा मैंने, कहाँ से, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से डिराइव किया इसको। दूसरा क्या था, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। बस यही दो चीज़ सिखाने के लिए मुझे इतना कुछ आपको बताना पड़ा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आराम से आप लिख सकते हो ये वाला कोड, ठीक है। तो मैंने आज आपको एग्जांपल दिखाया फिबोनाची की मदद से, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे वाला वीडियो है ना, उसमें सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर रिकरेंस रिलेशन हमारा क्या होने वाला है। वहाँ पर रिकरेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, लीड कोड नंबर 3337 है ये, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में कभी इस वीडियो को देख रहे हो तो लीड कोड नंबर 3337 ज़रूर से सॉल्व करना, क्योंकि वो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन टॉपिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें हम लोग यही देखेंगे रिकरेंस रिलेशन क्या है और उसका डिग्री क्या है ना। डिग्री की मदद से याद है हम क्या पता कर पाते थे कि जो मेरा टी होने वाला है उसका वो कितने का होगा। डिग्री अगर एक्स है तो एक्स क्रॉस एक्स का मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। तो इस वीडियो को देखो आराम से। कुछ देर के बाद आज का लीड कोड नंबर 3337 का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। बट प्लीज़ ये वीडियो प्री रिक्वेस्टेड है, तो ये पहले देख लेना, ठीक है। तो चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।